नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की गणित और इसको हमने अच्छे से समझा है क्योंकि हमने 1 से 13 तक के जो इसमें अध्याय दिए गए थे सभी कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम इसकी जो है परिशिष्ट दिया गया है, क्या दिया गया है, परिशिष्ट। इस परिशिष्ट को लास्ट जो हमारा अध्याय है इसको हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इसमें से प्रश्न निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो हमें सभी इसकी जो विधियाँ दी गई हैं उनको समझना है। यदि आपने किसी कारणवश 1 से 13 तक के जो अध्याय दिए गए थे उनको कंप्लीट नहीं किया है, अपनी एड ग्रेड बुक में नहीं लिखा है, नहीं समझा है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप निश्चित ही समझें क्योंकि इसकी जो है यहाँ पर मैं बताऊं तो देखिए, तो इन सभी के पीडीएफ जो है हमने ये टेलीग्राम ग्रुप मानी वो चैनल होता है टेलीग्राम, यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अपने मोबाइल में डाउनलोड करके टेलीग्राम और हमसे जुड़ जाइए तो आपको वहाँ सभी पीडीएफ मिल सकते हैं। तो इन सब के पीडीएफ की लिंक है इसमें दी गई हैं, आप उनको खोल करके वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। और यदि मान लीजिए ये हमारा व्हाट्सएप है, एक चैनल है, आप भी इससे जुड़ सकते हैं गणित वाली सर के नाम से। तो ये व्हाट्सएप पर हमने सभी वीडियो अपलोड करती हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को क्या करें, इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने पर जैसी वीडियो डलती जाती हैं तो वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करना है, तो देखिए यहाँ पर ये लाइक का सिंबल बना रहता है। शेयर करना है दोस्तों को तो ये शेयर के लिए रहता है, और डाउनलोड करना है वीडियो को तो डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो पिछले अध्याय हमारे छूट गए हैं उनको हम यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम आगे देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है हमारा परिशिष्ट। ये देखिए ये यहाँ पे परिशिष्ट है और परिशिष्ट में दिया गया है कि गणित की वैकल्पिक विधियाँ। यहाँ हम बहुत सी विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ हम सीखेंगे क्योंकि ये जो विधियाँ दी गई हैं कैसे कैसे यहाँ पर गणितज्ञ हुए हैं, किन्होंने ये विधियाँ दी हैं, बहुत अच्छी विधियाँ थी क्योंकि हम गणित को कितने अच्छे तरीके से शॉर्ट में सीख सकते हैं। तो यहाँ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर विज्ञान की कोई भी शाखा हो, यदि हम विज्ञान को लेते हैं तो कोई भी शाखा हो उसमें हमेशा गणित ही लगती है, यानी गणित के बिना वो पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो भारत में ऐसे कई प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने सदियों पूर्व भी अंक गणित, ज्यामिति गणित, बीज गणित, स्थानीय संख्या, शून्य, पाइथागोरस प्रमेय, द्विघात समीकरणों को, पाई का मान, इन सभी पर क्या की है, खोज की है। प्राचीन काल में हमारा देश वैज्ञानिक के उन्नति में बहुत ही समृद्ध था। विदेशी विद्वानों ने भी गणित के क्षेत्र में भारत के योगदान की माने प्रशंसा की है। इन गणितज्ञों के प्रमुख नाम है, जैसे मान लीजिए पहले हुए हैं आर्यभट्ट, आपने सुना भी होगा, भास्कराचार्य, बौधायन, ब्रह्मगुप्त, बारायमेहर, पिंगल, श्रीधराचार्य, रामानुजन इत्यादि ये हमारे यहाँ पे हमारे देश के और माने विदेशी भी हैं। तो इन सभी वैज्ञानिकों का विशेष योगदान रहा है। आधुनिक काल में हम देखें तो प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ वैज्ञानिक जो हुए हैं स्वामी भारती और कृष्ण तीर्थ, ये जो हैं इनके प्रमुख ग्रंथ रहे हैं, इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं। इसमें इन्होंने इस वैदिक गणित का प्रयोग किया है जो कि वैदिक गणित के माध्यम से आज हम ये गणित की वैकल्पिक विधियाँ सीखने वाले हैं। तो इसमें देखिए ये चमत्कारी एवं क्रांतिकारी ग्रंथ रहा है। इस गणित के प्रश्नों को हल करने के इन्होंने नितांत नवीन तरीके दिए हैं, ऐसे तरीके दिए हैं कि वो समझने में तो बहुत ही मतलब कठिन लगते हैं, लेकिन जब समझ में आ जाते हैं तो हमें हर एक प्रश्न बहुत ही सरलता से और कहना चाहिए सेकंडों में उत्तर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इन्होंने एक विधि दी है जिसका नाम है एक न्यून पूर्वायन विधि। एक न्यून पूर्वायन विधि यहाँ पर देखें तो समझाई भी गई है कि यदि किसी संख्या का हमें वर्ग करना है, 999 संख्या दी गई, इसका वर्ग करना है तो बिल्कुल सेकंडों में हो जाता है। ये किसने दी है, ये जो यहाँ पे विशेष गणितज्ञ हुए हैं उन्होंने दी है। तो इसका देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक न्यून में एक कम कर देते, 999 में एक कम किया और इस संख्या को 999 घटा दिया और दोनों को मिला के लिख दिया। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल सेकंडों में उत्तर मिल जाता है। एक है एकाधिकैन पूर्वायन, यहाँ एक न्यून पूर्वायन विधि दी गई, यहाँ पे एकाधिकैन पूर्वायन विधि दी गई है। इसमें एक अधिक करिए और संख्या का गुणा करके और बाद की जो संख्या रहती है उसको गुणा करके सीधा दोनों को मिला करके उत्तर लिख देते हैं। तो चलिए इन विधियों को हम आगे देखेंगे। अभी और भी विधियां हैं, इनको देखिए कौन कौन सी विधियां हैं यहाँ पर जो जानकारी दी गई है। तो पहले हम इनको समझ लें क्योंकि यही जानकारी हमें आगे भरना भी है। वैकल्पिक हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं उनमें भी एक देखिए विधि दी गई है। जैसे मान लीजिए 65 का वर्ग करना है तो इन्होंने इस प्रकार से इसको समझाया है एकाधिकैन पूर्वायन विधि के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे जो अगली विधि दी गई है इस विधि को हम पढ़ रहे हैं, इसको यहाँ पे देखिए तो दिया गया है यावत ऊनम तावत ऊनी।
कृत्य वर्गम चा योज्येत, ये विधि का नाम है। थोड़ी सी विधि जो है यहाँ पर हमें कठिन लग रही है, पढ़ने में तो कठिन लग रही है, लेकिन ये जो विधि है यदि समझ में आ जाती है तो बिल्कुल सरल होती है। जैसे मान लीजिए इन्होंने यहाँ बताया कि 112 का वर्ग करना है, तो किस प्रकार से करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे जो सूत्र दिया है ये संस्कृत की विधि, संस्कृत में ये सूत्र दिया है, यावत ऊनम तावत ऊनि कृत्य वर्गम चा योज्येत, ये विधि का नाम है। इसका अर्थ होता है हिंदी में कि जितना कम है उतना कम करके वर्ग करके मिला दें, बस ये इतना है इसमें। तो जितना कम है, किससे कितना कम है, यानी हमेशा इसमें आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? आधार। आधार मान लीजिए 10 है, ठीक है, तो आधार 10 मानते हुए हम उतना घटा देंगे जितना अधिक है या कम है। 100 आधार मानेंगे, 1000 आधार मानेंगे, 10,000 आधार मानेंगे, यदि जिस प्रकार की हमें जितने अंकों की संख्या मिलती है। जैसे यहाँ 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों का आधार क्या होगा? यह 3 अंकों की संख्या, इसका आधार हो जाएगा 100, ठीक है। तो 112 यानी 100 से कितने अधिक हैं? 12 अधिक हैं। तो 12 क्या होता है? 12 हम इसमें मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे इन्होंने यावतूनम तावतूनि कृत वर्गम चायोजित विधि दी गई है, इस विधि में हम संख्या लिखेंगे। संख्या हमने 112 लिखी। 112 में क्या करना है? 12 को मिला देना है, ये अधिक थे, ठीक है ना। 112 में 12 मिलाएंगे 124 हो जाएंगे, बिल्कुल सही। और इन्होंने लिखा था कि उतना कम करके वर्ग करके मिला देते हैं। तो वर्ग हमें किस संख्या का करना है? जो इसका अधिक अंक आता है या कम अंक आता है उसका वर्ग। तो 12 अधिक आया है ना, तो 12 अधिक आया, 12 का वर्ग कर दिया, 12 12 में 144, कितने हो जाएंगे? 144, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 112 में 12 हमने जोड़ दिए, 124 हो जाएंगे। 124 में अब यहाँ पे आधार में 2 शून्य हैं, तो यहाँ पर इकाई वाले अंक में 2 शून्य ही रहेंगे दाएं पक्ष के उत्तर में। तो यहाँ पर 12 12 में 144 हुआ, 144 के 44 लिखे जाएंगे। यहाँ पे 2 अंकों की संख्या लिखना है और ये कहाँ से लिखी? आगे अंक को आगे वाले हमारा जो बाएं पद है उसमें जोड़ दिया जाता है। तो 124 में 1 जोड़ दिया और 44 इसमें मिला दिया, तो 124 और 1 125 हो जाएंगे। 125 और ये बचे 44, 44 में मिला दिया, ये हमारा उत्तर आ जाता है कितना? 12,544, ये उत्तर हो जाता है। तो ये है ये विधि, यावत ऊनम तावत ऊनि कृत्य वर्गम चा योग्येत। आगे देखिए हम इसका उपयोग करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखें तो हम इसकी और भी इस प्रकार की विधियां दी गई हैं, इन सभी विधियों को बहुत अच्छे से समझिए। एक बहुत ही इस प्रकार से विधि दी गई है कि द्वंद्व योग की गणना विधि। अब द्वंद्व योग की गणना विधि ये भी परीक्षा में पूछी जाती है, पिछली परीक्षा में पूछी गई है, इसलिए हमें इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। यहाँ देखें द्वंद्व योग की गणना विधि में यहाँ पर है इसके चरण दिए गए कि पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से सभी चरण दिखाए गए हैं। यदि एक अंक की संख्या है, ठीक है ना, एक अंक की संख्या में द्वंद्व योग किस प्रकार से करते हैं उसका सीधा वर्ग कर देते हैं। जैसे संख्या मान लीजिए 3 दी गई, 3 का द्वंद्व योग कहने का मतलब है 3 का वर्ग करिए तो 3 त्रिका 9 आ जाएंगे। अब यदि 2 अंकों की संख्या दी है, तो जैसे मान लीजिए 26 है, 26 का द्वंद्व योग करना है, तो क्या करेंगे? इन दोनों संख्या के गुणनफल का दुगना हम इसमें गुणा कर देते हैं। दोनों का गुणा का दुगुना, तो 2 और 6 का गुणा कितना होगा? 6 और 2 का गुणा, 6 दूनी 12, 12 में का दुगुना 24, यहाँ पे 24 उत्तर आ जाता है। यह है द्वंद्व योग विधि। यदि अब आगे संख्या बढ़ती जाती है, 2 के बाद 3 अंकों की संख्या है, तो क्या करेंगे? तो 3 अंकों की संख्या में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि 3 अंकों की संख्या हमारे पास, जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा 236 है, तो 236 में किस प्रकार करेंगे? हमें करना क्या है? ये दोनों बाहर की संख्याओं का गुणा करके दुगुना कर देना है। तो 2 3 6, 6 का दुगुना, यहाँ पे 2 3 2, यहाँ पे हम दोनों का गुणा करेंगे, 2 और 6 का, 6 दूनी 12, 12 का दुगुना आ जाएगा 24। 24 में इसके बाद जो मध्य वाली संख्या है इसका वर्ग करके जोड़ देते हैं। 3 अंकों की संख्या में यह विधि का उपयोग करना है। तो हमारे 24 शून्य कितना हो जाएगा? 33, इसका उत्तर आ जाता है 33, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें 33 लिख देते हैं। तो इस संख्या को जो हमारे पद आते जाते हैं, पहला पद हमारा ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, है ना। यदि संख्या इस प्रकार से बढ़ती जाती है, तो जैसे मान लीजिए हमें संख्या दी गई है 236, तो ये हमारा इसका जो है वो पद जो माना जाएगा वो 33, 24, 9। तो हम इनको क्रम से लिखेंगे, आगे समझेंगे किस प्रकार से हम संख्या को मानते जाते हैं, ठीक है। चलिए, यदि 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, तब हम क्या करेंगे? मान लीजिए ये दिया गया 1346, इसका द्वंद्व योग करना है, तो क्या करेंगे? हम यहाँ पर जो यहाँ पे करते हैं, देखिए बाहर की संख्याओं का गुणा कर देते हैं। 1 और 6 का गुणा करेंगे, इसका दोगुना कर देते हैं, तो 2 गुणित 1 गुणित 6 आ गया। धन
अब दूसरा हमें इसमें जोड़ना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, मध्य वाली संख्याओं का गुणा करके इसका दुगुना करते हैं। तो मध्य वाली संख्याओं का गुणा करके इसका हमने क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, उत्तर आ गया 36। ठीक, इस प्रकार से 5 अंकों की संख्या है। 5 अंकों की संख्या में भी हमें इसी प्रकार से करना है। जैसे मान लीजिए ये दी गई है, हमें कोई संख्या इस प्रकार से दी जाती है, तो 5 अंकों की संख्या में भी हम इस प्रकार से पहले और पांचवें संख्याओं का द्वंद्व योग धन दूसरे और चौथे संख्याओं का द्वंद्व योग तीसरे, और इस प्रकार से हम स्थान परिवर्तन करते हुए बड़ी संख्याओं का द्वंद्व योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें, मान लीजिए हमें 345 संख्या दी गई, तो हमें किस प्रकार से इसका वर्ग ज्ञात करना है, किससे, द्वंद्व योग विधि से, जो हमने अभी इसके चरण सीखे हैं, इन सभी चरणों का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, समूह बना लेंगे। क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। समूह कैसे बनाएंगे, ये दिया गया है 345। 345 में एक तो 3 है, इसका समूह हो जाएगा कि 3, और फिर 3 और 4 एक ये बन जाएगा, 3 और 4। ठीक है, इस प्रकार से फिर एक 3 4 5 एक ये समूह बन जाएगा, 3 4 और 5 का। अब 4 और 5 का समूह बनेगा, एक 4 5 का समूह बनेगा, और लास्ट में 5 का समूह बन जाएगा। किसका, 5 का। अब देखेंगे तो हमारे पास ये समूह बन गए, इनको हमें मिला करके सभी के समूहों की संख्या जो आएगी उनको लिखना होता, वो हमारा उत्तर होता। तो हम इसको इस प्रकार से भाग में, समूह में बांट करके इसका जो उत्तर आएगा उसको यहाँ लिख देते। 3 का वर्ग है, फिर 3 और 4 दिए हैं, तो 3 4 के गुणनफल का दोगुना, इसमें हम 2 का गुणा करते जाएंगे इनके गुणनफल में। यहाँ पर भी हम करेंगे तो 3 और 5 के गुणनफल का दुगुना और 4 के वर्ग को जोड़ देते हैं। यहाँ पर 4 और 5 का गुणनफल का दुगुना और यहाँ 5 का वर्ग, ये सभी हम मिला देते हैं, तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। यहाँ देखिए समझाया भी गया है इसी प्रकार से, ये देखिए ये पूरा समझाया गया। अब इसको किस प्रकार से लिखा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये विधि बिल्कुल सरल है, लेकिन देखने में, सुनने में बहुत कठिन लग रही है। यहाँ देखिए, अब हमने ये संख्या लिख ली, 3 का वर्ग, 3 गुणे 4 के वर्ग का दुगुना, 3 गुणे 4 के वर्ग का दुगुना। आगे हम दूसरा पद यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से अब लगा दिए गए हैं कि ये हमारे आगे पद दिए गए। ठीक है ना, यहाँ यह मध्य में 3 और 4 के 5 के गुणनफल का दुगुना, 4 का वर्ग करके जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया यहाँ पे। और यहाँ पे देखें तो ये 4 और 5 के वर्ग का गुणनफल का दुगुना, तो यहाँ पे 4 गुणे 5 का यह दोगुना कर दिया, और यहाँ पे 5 है तो लास्ट में 5 का वर्ग करके यहाँ पे हम संख्याओं को लिखेंगे। ठीक है, 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, 9 लिख दिया। फिर यहाँ पे 4 3 12 दूनी 24, ठीक है ना, 24 आएंगे यहाँ पे। और फिर इसके बाद में इन सबको हम करते जाएं तो 5 3 15, 15 दूनी 30 है, और 16 कितने हो जाएंगे, 30 और 16 46 हो जाएंगे। और यहाँ पर 5 चौके 20, 20 है, और 2 यहाँ पे 22 होंगे, 5 पंचे 25 होंगे। ठीक है, ये संख्या आएगी हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर क्रमशः 5 पंचे 25, 25 की 5 लिखेंगे, हाथ से लाएंगे 2, जो कि इससे 22 में जोड़ना है। ठीक है ना, 22 है, 5 चौके 20 और 2 22 होते हैं, 22 में यहाँ हासिल की 2 जोड़ी जाएंगी, तो यहाँ इस प्रकार से हम 2 जोड़ते हुए इस प्रकार से हम संख्या को यहाँ पे लिखें। सॉरी, यहाँ पर गलती से 22 लिख गए हैं। देखिए 5 चौके 20, 20 दूनी 40 आएंगे, कितने आएंगे, 40। कितना आना चाहिए, यहाँ 40 हो जाएंगे। तो 40 में हमें क्या करना है, इसको 2 को जोड़ देना, तो 40 और 2 कितना हो जाता है, 42। 42 की हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, हाथ से लाएंगे 4, जो कि हम आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे। तो यहाँ हमारा आया था 40, 40 में 4 जोड़े तो 50 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। 50 का यहाँ पर हम इस खंड में शून्य लिखेंगे, और 5 हासिल की यहाँ 24 में दे देंगे। ठीक है ना, तो ये शून्य आ जाएगा। 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 होगा। कितना होगा, 29। तो इस खंड में 9 आएगा, और हासिल यहाँ पे 2 हम आगे वाले अंक को दे देते हैं। इस प्रकार से 3 3 का 9, 9 और 2 कितना होता है, 11। तो 11 यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए यहाँ पे कितना आया था हमारा, 5, यहाँ 2, यहाँ 0, 5 2 0। फिर इसके बाद ये यहाँ पे 9 मिला, और यहाँ पर मिल गया हमें 11, तो ये 11, ये हमारा उत्तर इस प्रकार से निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है वर्गमूल से विलोकनम। अब यहाँ इसको भी समझिए, सारणी दी गई है, इस सारणी के माध्यम से हम संख्याओं के विलोकनम को समझेंगे। यहाँ देखिए, ये जो सारणी दी गई है, वर्ग संख्या की इकाई दी गई है और वर्गमूल की इकाई दी गई है। वर्गमूल, जो हम किसी संख्या का वर्गमूल करते हैं तो उसकी इकाई क्या होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ हम करें 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होगा। 9 का वर्ग 9 का 81 होता है, 81 के वर्ग की इकाई क्या होगी, 1 ही होगी। 81 में इसकी इकाई 1 1। ठीक है, तो 1 या 9, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से 2 और 8 का देखिए, तो 2 दूनी कितना मिलता है, 4, और 8 में भी 8 अट्ठे 64 मिलेगा ना, वर्गमूल जब हम निकालते किसी संख्या के वर्ग का। ठीक है ना, हम इनका वर्ग करके देखें तो इसकी इकाई 4
4 2 की 4 ही होगी, और यहाँ पर 8 की क्या हो जाएगी 4, तो दोनों की हमें यहाँ वर्गमूल की इकाई ये विलोकनम के समय काम आती है। यहाँ पे 5 में तो 25 ही होते हैं, 5 का वर्ग 25, 25 में इकाई हमारी 5 ही होगी। यहाँ पे 4 और 6 के वर्ग करते हैं हम, ठीक है, 4 चौके 16, 6 छक्के 36, तो इसमें वर्ग की इकाई क्या हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, तो वर्ग की इकाई यहाँ पे 6 लिखी जाएगी। इसी प्रकार से 7 और 3 की देखें तो 3 और 7 में 3 तिरका 9 होते हैं, 7 सत्ते 49 होते हैं, इसमें 9 मिले, इसमें भी 9 है, तो यहाँ वर्ग की इकाई क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। शून्य की तो शून्य रहती है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आपने समझ लिया। आगे चलिए प्रश्नों के माध्यम से हम और अच्छे से इनको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ग की इकाई दी गई थी, यहाँ पर देख लें, जिन संख्याओं के की इकाई 2, 3, 7 या 8 वे पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, ठीक, यहाँ पे वो संख्याएं आएंगी। वर्ग संख्या के जितने जोड़े बनेंगे वर्गमूल की संख्या में उतने ही अंक होंगे, जितने जोड़े बनेंगे। तो सबसे पहले हमें कोई भी वर्ग संख्या हो उसका जोड़ा बनाना पड़ेगा, तो जोड़े के हिसाब से हम इसको देखेंगे। आगे चलिए यहाँ पर हम समझते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर है हमें इसी विलोकनम विधि का उपयोग करना है, तो ये दिया गया है विलोकनम विधि के जोड़े बनाते हैं इन्होंने। यहाँ पर देखिए विधि समझाई है, यहाँ पर आइए इसको समझते हैं, इसमें चरण भी दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मान लीजिए 4356 का वर्गमूल विलोकनम विधि से निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 2 के समूह या जोड़े बनाते जाते हैं और वर्गमूल में 2 अंक इस प्रकार से हम लिखते हैं, ठीक है। फिर दाएं तरफ से जोड़े बनाएंगे हम, यहाँ पे हमने ये जोड़ा बना दिया, ये जोड़ा बना दिया, ऐसे 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। और इसकी हमें इकाई देखते हैं कि इसकी जो इकाई है तो 6 6 36 है, और 4 चौके 16 में भी हमें 6 मिलते हैं, तो 6 हमें 2 अंकों में मिल जाते, वर्ग की इकाई निश्चित कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए संख्या की इकाई यदि 6 है तो इसके वर्गमूल की इकाई क्या होगी, 6 6 36 हो जाएगी, 4 चौके 16 यानी 4 और 6 मिलेगी। इस प्रकार से हमें उसकी इकाई निश्चित कर देते हैं कि हमें इकाई क्या मिलना चाहिए थी, 6, ठीक है ना। तो इस प्रकार से संख्या 6 निश्चित हो जाती है कि संख्या 6 होनी चाहिए, तो दहाई की संख्या इस प्रकार से 6 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें बायां जोड़ा 43 दिया गया, 6 6 6 36 और 7 सतैया 49 होते हैं, तो 36 और 49 जो यहाँ पे आए हुए हैं, यह संख्या 43 हमें यहाँ मिलने वाली है। तो हम यहाँ तो 49 43 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम यहाँ दहाई क्या मानेंगे, 6 6 36 यानी 6 मानेंगे, 6 हमारी दहाई हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें संख्या यहाँ पे 4 या 6 मिलनी चाहिए थी, तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी, या तो 64 बनेगी या 66 बन सकती है। तो यहाँ पे लिख दिया 66 या 64 में से कोई एक संख्या हमारा उत्तर होगा। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, ऐसी स्थिति में ये हमारे पास में इस प्रकार से टोटल उत्तर ना मिलता है, नहीं मिलता है, 2 अंक मिल जाते हैं। तो 2 अंकों के बीच में यह देखना है कि 5 उसमें कौन सी संख्या में आता है। तो जैसे 60 64 और 66 में इसमें मध्य में 5 मिलने वाला 65 अंक होता है। 65 का वर्ग है हम विलोकनम विधि से हमारी जो है यहाँ पर विधि दी रहती है, उसे विधि का नाम है एक न्यून विधि, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, और यहाँ पर हम 65 का वर्ग 5 25 25 और 6 और 1 7 एकाधिक पूर्ण विधि लगा देते हैं, 6 7 42, तो 42 25 हमारा उत्तर आ जाता है। अब हम 42 से 25 को देखेंगे, इस संख्या से मिलाएंगे कि 42 25 43 56 से क्या है, कम है, तो हमारी बड़ी संख्या क्या होगी, इसका उत्तर होगी, यह निश्चित हो जाता है। यानी 66 जो है 66 उस संख्या का वर्गमूल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसका विलोकनम विधि से उपयोग करना है। यहाँ देखें आगे सर्वसमीका दी गई है, इस सर्वसमीका के माध्यम से भी हमें प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, इनको भी हमें समझना है। तो ये सारी चीज़ें पहले से जो समझाई जा रही हैं, इनको जरूर आप एक बार पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। यहाँ मैंने समझा दिया, आगे प्रश्नों में इसका उपयोग करेंगे। ए धन बी पर 3 की घात का सूत्र होता है ये कि ए का घन धन 3 ए वर्ग बी धन 3 ए बी वर्ग धन बी का घन। इनके प्रयोग से 2 अंकों की संख्या का यह जो है हमें घन किस प्रकार से ज्ञात करना है। तो यहाँ देखें, यदि मान लीजिए संख्या 42 दी है, 42 का घन निकालना है, तो यहाँ पे 4 आबलिग लगा करके यहाँ पे घन लगा दिया कि हम इसको ए माने, इसको बी माने। तो हम ए मानेंगे 4 को, बी मानेंगे 2 को। 4 और 2 मानते हुए इसमें हमने संख्या रख दी, जहाँ धन लगे हैं यहाँ पे हमने पदों को इस प्रकार से मिलाने के लिए इस प्रकार से बांट दिया, ये बांट दिए हैं, ठीक है। और इनका देखें, पहली संख्या का वर्ग घन करना है, 4 चौके 16 चौके 64। दूसरी का हमें 4 चौके 16 ती 4 चौके 16 और 16 ती 48, ये संख्या पूरी यहाँ पर है। 48 48 दूनी 96, इसमें यहाँ पे कितना आ जाएगा उत्तर में हमारा, मिल जाएगा हमें 96 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखें थोड़े से ये
जो है मैसेज आती रहती है। यहाँ देखें तो ये 96 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना, इसका 96 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका निकालिए, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 थी 48, ये 48 आ गया, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 आ गया। अब चलिए इनको मिला करके हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ 8 आएंगे, बिल्कुल क्लियर, इकाई 8 हो जाएगी इसकी। इसके बाद में यहाँ 48 आया है, आया ना, 48 की 8 हासिल आएंगी 4, तो 48 की यहाँ 8 लिखे, हासिल में देखिए 4 बना दिया। अब यहाँ पे आगे की संख्या में 4 जोड़ना, 96 में हमें क्या करना है, 4 जोड़ना है। जब हम इसमें 4 जोड़ देते हैं तो 96 में 4 जोड़ेंगे 100 हो जाएंगे, 100 का 0 आ जाएगा, हासिल आएंगी यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे 96 में 9 हासिल आगे जा रही हैं यहाँ पे, तो 96 और यहाँ पे हमने 4 जोड़ा तो 100 हो जाएगा, 100 का 0 हासिल आएंगी 10, 64 में 10 जोड़ देंगे तो 74। इस प्रकार से हमें ये क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। अब आगे देखिए, आगे जो हमें यहाँ पे एक सूत्र और बताया जा रहा है, जो हमने अभी यावतूनी तावत योग योज्य वर्गेत चा योज्य वर्तनम ऐसा दिया गया है, तो उसको यहाँ पे देखिए, इसको सूत्र का नाम है निखिलम सूत्र। उसको क्या बोलते हैं, इसको निखिलम विधि बोला जा रहा है। क्या बोला जाता है इसको, निखिलम विधि। तो इसमें इसका सूत्र इस प्रकार से लिखना है कि संख्या का घन बराबर संख्या धन 2 गुणित विचलन, और यहाँ पे 3 गुणित विचलन का वर्ग, और लास्ट में लिख देंगे विचलन का घन। तो हमें कोई भी संख्या इस प्रकार से हमें किसी संख्या का घन निकालना है तो हमें इसी निखिलम सूत्र का प्रयोग करना है। उसमें भी हमें जो पहले दिया गया वर्ग निकालने के लिए, तो हमने इसी निखिलम सूत्र का उपयोग ही किया है। तो यहाँ देखें 97 का घन निकाला है, तो इस सूत्र के माध्यम से संख्या 2 गुणित विचलन, विचलन हम पहले सीखे हैं, आधार से विचलन 100 से विचलन निकालना था यहाँ पे, तो 3 कम है ना, तो 3 ऋण के आएंगे, विचलन में ऋण के 3 हो जाएंगे। यहाँ पूरी विधि बताई गई है, एक बार आप इस विधि को पढ़ लें या इस प्रकार यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ संख्या लिखी जाएगी 97, और धन में 2 गुणित विचलन लिखा जाएगा, 2 गुणित विचलन है, यहाँ पे ये संख्या आ जाएगी। इसके बाद में 3 गुणित विचलन का वर्ग, विचलन 3 है तो 3 त्रिका 9, 9 30 27, ये 27 आ जाएगा, और यहाँ विचलन का हमें घन करना है, तो 3 त्रिका 9 30 27, यहाँ पे 27 प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ऋण के प्राप्त होंगे तो ऋण पर ऐसा बार लगा देते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऋण माने जाएंगे, ठीक है। ये ऋण हम 27 लिखेंगे। यहाँ से हम देखें ये 27 आ गए हैं, 96 में से 6 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटा दीजिए 96 में से 6 तो 91 बचेंगे, ये हमारी संख्या आ जाएगी। अब इसमें से 27 क्या करना है, इस पर बार लगा हुआ है, ये 27 ऋण के हैं, यहाँ शून्य रखते हुए 27 घटा देंगे, बस ये उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें और भी सवाल समझाए गए हैं, तो इनको आप जरूर एक बार अच्छे से देख लें, और इसकी यहाँ पे विधि भी बताई गई है, इसको समझ लीजिए। आगे जो और हम प्रश्न देखेंगे उनके माध्यम से हम इनको समझेंगे। तो यहाँ देखिए एक और विधि, ऊर्ध्व तिर्यक विधि। आगे हम अगली विधि जो इसमें समझाई जा रही है, यह ऊर्ध्व तिर्यक विधि। इस विधि के माध्यम से भी बहुत सरलता से प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो इसमें बहुत ढेर सारी विधियां दी गई हैं, ये सभी विधि एक एक करके हमें सभी विधियों को यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो यहाँ देखें जो यहाँ पे पद दिए गए हैं ऊर्ध्व तिर्यक विधि के, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी आकृतियां के रूप में यहाँ बताया जा रहा है कि इसमें हम गुणा करते हैं, उत्तर की जाँच करते हैं, और बीजांक द्वारा इसकी जाँच की जाती है। यहाँ देखें एक पदी है, तो एक पदी में इस प्रकार से सीधी रेखा रहेगी, 2 पद हैं तो इस प्रकार से 2 पदों में ये गुणा आएगा। यहाँ पे दिया गया कि सीधा गुणा, फिर उसका तिर्यक गुणा आ जाएगा, और फिर लास्ट में अकेली संख्या का यहाँ पे हम जोड़ के लिखते हैं। 3 पदों में देखें तो ये यदि हमें संख्या 3 पदों की है तो हमें इस प्रकार से हमें गुणा करना है। यह बताया जा रहा है कि पहले पद है, फिर इनमें दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे, तीनों हैं तो तीनों के हम गुणा करके जोड़ेंगे, और फिर इसके बाद में देखें तो लास्ट में जो हमारे 2 पद बचेंगे उन 2 का और 1 का हम इस प्रकार से आपस में गुणा करेंगे। तो इस प्रकार देखिए 3 अंकों की जो संख्या रहती है इस प्रकार से हमें गुणा करना है। तो ये देखें ऊर्ध्व तिर्यक विधि इस प्रकार से यहाँ पे जो समझाई जा रही है, इसको भी अच्छे तरीक़ा से समझ लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 व्यंजक दिए गए हैं, ये एक व्यंजक है और ये दूसरा व्यंजक है, इनका क्या करना है, गुणा करना है। इन दोनों का गुणा जो है ऊर्ध्व तिर्यक विधि से करना है, ठीक है। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि से किस प्रकार से गुणा करते हैं ये यहाँ पर हमें समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 3 पद दिए गए हैं और इसमें 2 पद दिए गए ना। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 3 पद बना लेना है, जो पद नहीं है उसको शून्य मानते हुए बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पे मध्य वाला पद 3x है, तो इसमें मध्य वाला पद नहीं दिया तो शून्य बना लिए। यहाँ देखिए ये पहली हम संख्या को या व्यंजक को यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर दूसरे व्यंजक को शून्य बनाते हुए यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब यहाँ पर हमें लाइन खींच देना है, इन्होंने यहाँ पे लाइन नहीं खींची है, तो इस प्रकार से आप लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अब चलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले पहली विधि
का उपयोग करना है कि हमें करना क्या है ये देखें। तो यहाँ पर इन्होंने जो दिया है यह यहाँ पर ऊपर से बता दिया, यानी हम बाएं तरफ से किया है, हमें क्या करना है, हमें दाएं तरफ से करना है, ठीक है ना। तो यहाँ हम नीचे से देखना शुरू करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखें 5 और 4 का गुणा किया गया है, ये सीधी विधि कहलाती है। तो इसको हम सीधा गुणा किया, यानी हमने अकेली संख्या का गुणा किया, तो 5 और 4 का गुणा करके 20 लिख दिए, ठीक। यहाँ पर आइए आप। अब इसके बाद में आगे चलिए, जब हम यहाँ पे आगे जाते हैं तो यहाँ पे 3x धन 5 और 0x धन 4 इनका गुणा होना है तिर्यक गुणा। तो यहाँ इसका 5 का 0 में गुणा करेंगे, 3 का 4 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यही प्रक्रिया बताई जा रही है। तो 3x का किस में गुणा करना है, हमें 4 में गुणा करना है। तो 3x का 4 में गुणा, 4 × 3 = 12 आ जाएंगे, x है 12x आ जाएंगे। 5 का 0 में गुणा करके बताया गया, देखिए यहाँ पर तो 0 नहीं आएगा, है ना। तो 12 में 0 जोड़ेंगे 12, ये 12x हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा उत्तर के रूप में। यहाँ पे ये 12x लिख दिए, ठीक। चलिए आगे चलिए, अब हम यहाँ पे जब हमारे 2 हो जाती तो अब हम तीनों का गुणा करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तीनों संख्याओं का गुणा 2x वर्ग, 3x और 5, 7x वर्ग, 0x और 4 कैसा करेंगे, तिर्यक। पहले हमें इनका तिर्यक गुणा कर लेना। तो 2x वर्ग का 4 में करेंगे, 7x वर्ग का 5 में करेंगे, और सीधा यहाँ गुणा करना है, जो ये 3x का 0 में गुणा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए समझाया गया है, 7x वर्ग का 5 में, 2x वर्ग का 4 में गुणा करना, और 0 का गुणा यहाँ तिर्यक गुणा देखिए धन के रूप में बताया गया 3x में करना है ना। तो यह गुणा अब हम यहाँ गुणा करके यहाँ पे लिख देते हैं, 35x वर्ग आ जाएगा, 8x वर्ग, हमें 0 जोड़ना है तो 43x वर्ग, ये हमारा उत्तर के रूप में हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब चलिए, अब 2 यहाँ पे 2 आ जाएंगे, क्रम से अब बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में जाना है। तो यहाँ पे 2x वर्ग, 3x और 7x वर्ग 0 को लेंगे, तो हमें 2x वर्ग का 0 में गुणा, 7x वर्ग का 3x में गुणा। तो यहाँ पे देखिए ये बताया गया है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 21x वर्ग धन 0 बराबर ये 21 का घन, ये हमें उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये ऋण के रूप में मिलेगा, तो यहाँ पे ऋण लिख दिया, ऋण 21 का घन। यहाँ पे लास्ट में देखेंगे 7x वर्ग और 2x वर्ग दोनों का गुणा करेंगे लास्ट में। तो यहाँ देखिए 14x पर 4 की घात आ जाएगा, और ये इस प्रकार से हमारा ये उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। यही अभीष्ट उत्तर होता है। चलिए ऊर्ध्व तिर्यक विधि को और आगे इस तरीके से हम समझेंगे। यहाँ पर और जो प्रश्न दिए गए हैं उनके माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। अब चलिए इन प्रश्नों के उत्तर जो हमने अभी तक जो थ्योरी पढ़ी है, समझी है, उसके माध्यम से हमें यहाँ देना है। तो ये संख्या दी गई प्रश्न 1 में कि 9,12,673, इसमें घन मूल का इकाई अंक होगा। घन क्या दिया गया, यहाँ 3 इकाई दिया गया, इसके घन मूल की इकाई क्या होगी। तो ये 3 किसकी जब हम इसका यानी घन करते हैं तो किसके में आते हैं, यहाँ पे 3। तो देखिए 7 के में आते हैं। 7 का यदि हम घन करें तो 7 7 49, 49 में 7 का गुणा करें तो 7 नाम 63 है, और 7 6 42 है, 42 और 6 48। ये देखिए ये इकाई में 3 आ गया। तो ये किस संख्या के घनमूल की इकाई का अंक है। तो ये 7 के घनमूल की इकाई का अंक है, सी में दिया गया है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें भरना है, यह हमने पहले भी समझा है। चलिए आगे समझिए। अब आपने सीधे आप डायरेक्ट यहीं पे आ गए हैं, पहले जो हमने समझाया है शुरुआत से वो नहीं समझा है तो आप फिर से वीडियो को प्ले कर लीजिए, पीछे जाइए और सभी प्रश्नों को समझिए, क्योंकि वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। प्रश्न 2 देखिए यहाँ ऑब्जेक्टों के रूप में, यहाँ पे है 4356 के वर्गमूल का इकाई का अंक है। अब यहाँ पे देखें तो 6 जो दिया गया है किसके वर्ग के इकाई का है, तो 4 और 6 में। यदि हम 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आते हैं, और 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आते हैं। इसमें 6 है, इसमें भी क्या है, 6 है। तो 4 और 6 के वर्ग की इकाई का अंक है। 4 और 6 ए में दिया गया है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। संख्या 7403 का बीजांक है। अच्छा, बीजांक वहाँ पे इन्होंने चर्चा नहीं की है, बीजांक को जरूर समझ लीजिए। तो बीजांक का मतलब होता है 7 दिया गया, इसमें 4 जोड़ देना है, इसमें 0 जोड़ देना है, इसमें 3 को जोड़ देना। कितना होगा, 7 4 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14। 14 में 2 अंक आए हैं तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा बीजांक 5। तो 5 किस में दिया गया है, ये बीजांक इस संख्या का हो जाता है। तो देखिए
यहाँ देखिए प्रश्न जो 2 दिया गया है, यहाँ जो सभी प्रश्न दिए गए हैं, यदि आपने पिछले जो हमने बताया है इसके शुरुआत में, वो सभी आप नहीं समझे हैं तो ये प्रश्न आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो वीडियो को पीछे प्ले करके देख लें। सभी प्रश्न हमने अच्छे से समझाए हैं, उन्हीं के यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, जिससे कि हमसे यहाँ से अच्छे से बन सकते हैं। तो यहाँ देखें, संख्या दी गई है 4356 के वर्गमूल का इकाई का अंक है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर वर्गमूल की इकाई का अंक है, किस संख्या की वर्गमूल दी गई है, यहाँ 6 है। तो 6 किसके वर्गमूल की इकाई होती है, तो हम देखें तो ये 4 का वर्ग यानी कितना होता है, 16 होता है, और 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है। तो ये 36, 4 और 6 के वर्ग की वर्गमूल की इकाई है 6, 6। तो ये 4 और 6, तो इसमें किस में दिया गया है, ये दिया गया ए में 4 या 6 के वर्गमूल की इकाई का अंक है ये जो 6 है, ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ पे प्रश्न 3 दिया गया, इसमें है संख्या 7403 का बीजांक होगा 7403। बीजांक यानी हमें क्या करना है, संख्याओं को जोड़ना पड़ता है बीजांक करके। तो यहाँ पे दिया गया है, सॉरी 7 दिया गया। सबसे पहले कितना दिया, 7 में 4 जोड़िए, इसमें 0 जोड़िए, इसमें 3 जोड़िए। 7 4 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 1 और 4 भी हमें जोड़ देना है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे बीजांक 5। किस में दिया गया, ये डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ डी वाला ऑप्शन लिख दें और यहाँ पे 5 लिख दें, ठीक है। तो बीजांक आपको समझ में आ गया, कैसे बीजांक हम निकालते हैं। यहाँ प्रश्न 4 दिया गया है, इसको समझिए। इसमें दिया गया कि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो आपकी गणित में भी दिया गया है, गणित से सीधे उठा के लिख दीजिए कि इनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था, यहाँ तमिलनाडु लिखना। सबसे छोटी रामानुजन संख्या, कक्षा 7वीं में पढ़े हैं कि सबसे छोटी रामानुजन संख्या 1729 होती है, यहाँ पे इसको लिख देना, ठीक है। चलिए आगे चलिए, अगले जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं आगे हम देखें तो प्रश्न 6 यहाँ पर आइए। इसमें दिया गया प्रश्न 6 में कि सूत्र एकाधिकैन पूर्वैण के प्रयोग से 85 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो एकाधिकैन पूर्वैण विधि, यहाँ पे हमने बिल्कुल विधि समझाई है, पहले भी समझाई। यहाँ देखें, जिस संख्या की इकाई में 5 होते हैं तो उसका हम इस प्रकार से उत्तर का हमने बायां भाग लिखा है और दायां भाग लिखा है। यहाँ पे हम 85 का वर्ग यानी 85 गुणित 85 लिख लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे ये दायां भाग है हमारा दाएं तरफ का, और यहाँ पे हम इसको बायां भाग बाएं तरफ का, ये हमने लाइन खींच दी कि ये दायां भाग ये बायां भाग किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। उत्तर का बायां भाग कैसे प्राप्त किया, हमने इस यहाँ पे गुणा कर लिया। बायां भाग प्राप्त कर रहे हैं, कौन सा, बायां, बाएं तरफ का। ये 72 कहाँ से आए, यहाँ पे देखिए इसकी दहाई ली, इसकी दहाई ली। दहाई का एक अधिक लेना है, तो दहाई इसमें 8 है, 8 का एक अधिक 9 होगा, 9 और 8 का गुणा कर दिया, 9 8 72, यहाँ पे 72 हमारी संख्या आ जाएगी। और दूसरी में दायां भाग कहाँ से प्राप्त किया, 25, 25 में 5 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, 5 25 25। इस प्रकार से हमें उत्तर निकालना है, किससे, एकाधिकैन पूर्वैण विधि से, बिल्कुल सरल है। अब आ जाइए प्रश्न 7वां जो हमने पहले समझा है। चलिए 7वें प्रश्न को यहाँ बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ये हमने पहले बताया है, इसमें शुरुआत में दिया गया है। यदि आपने इसको नहीं समझा है तो एक बार वीडियो को पीछे जा करके प्ले करके, पीछे दिया गया है ये सूत्र दिया है। देखिए सूत्र है, यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम चायोज्येत, ठीक है ना। इसका हमें सूत्र का उपयोग करना है और हमें 17 का वर्ग इसको हमें निकालना है। 17 का वर्ग किस विधि से, इस विधि यावतूनम तावतूनी कित्त वर्गम चायोजेत से। इसको हम निखिलम सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निखिलम। इससे घनमूल भी निकाले जाते हैं, निखिलम सूत्र है ये, इसका नाम है निखिलम सूत्र। परीक्षा में दिया रहेगा निखिलम सूत्र, या तो हम ये पूरा लिख देते हैं ये लोग, या लिखते हैं कि निखिलम सूत्र से ज्ञात कीजिए। यावतूनम तावतूनी, ये पूरा वहाँ इन्होंने बता दिया। तो इसका जो सूत्र होता है कि संख्या का वर्ग बराबर संख्या धन विचलन, और दूसरा पद रहेगा हमारा दाएं तरफ का, धन या ऋण में आए तो विचलन का वर्ग, ठीक है ना। अब ये देखिए 17 है, 17 का आधार क्या होगा, 17 का आधार 10 होगा, 10 7 17 होते हैं, तो 10 इसका आधार है। विचलन क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि 17 दिए गए हैं तो 17 इसका विचलन। यहाँ देखिए जो प्रश्न 7 दिया गया है, इसमें देखिए ये सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं और हमने इसके माध्यम से सवाल हल करवाए थे। यावत ऊनम तावत ऊनी कित्त वर्गम चा योजित का प्रयोग करके 17 के वर्ग का एक पंक्ति में हल कीजिए। तो ये जो यहाँ पे यावत ऊनम तावत ऊनी कित्त वर्गम चा योजित सूत्र है, इसी सूत्र को जो है हम निखिलम सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निखिलम। आगे आपको ये निखिलम भी लिखा मिलेगा कि निखिलम सूत्र से इस प्रश्नों को हल कीजिए। तो निखिलम सूत्र यही है
है यावतूनम तावतूनी। ठीक है, यावतूनी तावतूनी का अर्थ आप समझ भी चुके थे कि जितना कम हो उतना उसमें जोड़ दीजिए, या जितना उसमें अधिक है उसको जोड़ दीजिए, या कम है तो घटा दीजिए, और संख्या का विचलन करके उसको हमें ज्ञात करना होता है। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, यहाँ पर आधार मानते हुए जैसे 17 का वर्ग निकालना है तो इस निकलम सूत्र का उपयोग इस प्रकार से करेंगे कि संख्या का वर्ग बराबर, इस सूत्र को याद कर लीजिए, संख्या का वर्ग बराबर संख्या धन विचलन, और दूसरा हमारा दायां पद होगा, धन में होगा तो धन, ऋण का होगा तो ऋण, विचलन का वर्ग। ठीक है, यहाँ हमें ये लिख लेना है। तो यहाँ देखें संख्या कितनी दी गई, 17, 17 का वर्ग। ठीक है ना, 17 का वर्ग बराबर, अब हमें इसमें क्या करना है, संख्या धन विचलन, संख्या कितनी है 17 और विचलन कितना है 7, क्योंकि आधार हमने क्या माना है 10, 10 है यहाँ हमारी, सॉरी संख्या 13, यहाँ 17 है, 17 का आधार क्या है 10, विचलन क्या है 7 है। ठीक है, यहाँ 7 लिख लीजिए, हम नहीं बना पाए हैं। चलिए यहाँ पे देखें, अब ये 17 का आधार 10 है, तो यहाँ पर हम देखें तो इसका जो विचलन निकला वो 7 निकला, 17 में 7 विचलन को जोड़ देंगे और विचलन का वर्ग कर देंगे, धन के 7 होंगे तो 7 का वर्ग। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 17 में 7 जोड़िए, कितना मिलेगा 24, 7 सतैया 49 आएगा। 49 में हमें ये क्या करना है, यहाँ पे एक अंक की संख्या रखनी, क्योंकि आधार में एक शून्य है, इस बात का भी ध्यान रखना है, आगे इसको और समझेंगे। चलिए यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, 49 की 9 हासिल आएंगी 4, 4 आगे जो हमारी संख्या है उसको हमें दाएं, जो हमारे बाएं पक्ष में संख्या रहती है उसमें जोड़ देते हैं। तो 24 में 4 जोड़ा कितना मिला 28, 28 और ये यहाँ पे 9 के 9 रहेंगे, तो ये दोनों को मिला करके ये हमारा उत्तर बन जाता है 289। ये है इस विधि का प्रयोग, जो हमें यहाँ पे निकलम सूत्र दिया गया, या ये सीधा लिखा रहेगा कि यावतूनम तावतूनी कित्तवर्गम चाहिए विधि का प्रयोग करके इन प्रश्नों को हल करिए। आप सीधे यदि उनका वर्ग निकाल लेंगे आपको नंबर 0 दिया जाएगा। वार्षिक परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा है ये, इसलिए हमें इसी विधि का ही उपयोग करना है। ठीक है, यदि विधि समझ में नहीं आती है तो आप जरूर कमेंट्स करिएगा, इसलिए, या नहीं समझ में आती तो वीडियो को आप 1-2 बार जरूर प्ले करिए और फिर से देखिए, तो ये विधि समझ में आ जाएगी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम, इसमें आगे जो दिए गए हैं। अब यहाँ देखें प्रश्न 8, एक सूत्र दिया कि एक न्यूनयन पूर्वयन के प्रयोग से 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए। पहले हम इसको कर चुके हैं, 99 का वर्ग यानी 99 गुणित 99, इसका हम दायां पक्ष लिखेंगे और बायां भाग लिखेंगे, दोनों भागों को यहाँ लिख लेते हैं। तो बायां भाग में हमें क्या करना है, एक कम करना है, 99 से एक कम 98 हो जाते हैं, 99 में से 98 घटाएंगे, 0 1 बचेगा, घटा लीजिए ऐसा, 99 लिखा 98 घटाना है, तो 9 में से यहाँ 99 98 लिखना है, या 89 लिख गया, 98 घटाना तो यहाँ पे मिलेगा 1, 9 में से 9 जाएंगे 0 1 मिलेगा, तो यहाँ 0 1 लिख दिया, दोनों को मिला के लिख दिया, बस ये हमारा उत्तर हो जाता है। यहाँ हमने लिख दिया है कि उत्तर का बायां भाग क्या आएगा, 99 में से 1 कम, उत्तर का दायां भाग क्या आएगा, 99 में से 98 घटाएंगे 0 1 मिलेगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख देना है। चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है 9वें प्रश्न को समझिए। ये यहाँ पे हमने बहुत बड़ी संख्या के रूप में वहाँ पे समझा, यहाँ छोटी सी संख्या दी गई है, इसको यहाँ पे देखेंगे। यहाँ देखिए प्रश्न 9 को अच्छे से समझिए। 41 का वर्ग करना है, किससे, द्वंद्व योग विधि के प्रयोग से, द्वंद्व योग विधि ही लगाना है। 41 का वर्ग सीधे नहीं कर देना है, नहीं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा, गलत उत्तर माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 41 के यहाँ पे देखें हम चरण लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें चरण इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसमें 41 के अंक समूह के चरण होंगे, समूह बना लेते हैं 4, 41 और 1, ये इस प्रकार से 3 समूह बन जाएंगे। तो यहाँ देखिए अब हम इन संख्याओं का यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखेंगे कि हमें 41 का वर्ग निकालना है, तो किस प्रकार से हमारी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हम पहले देखिए यहाँ जो पहला समूह दिया गया है 4, 4 का वर्ग हम यहाँ पे निकाल के लिख लेंगे कि 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 4 के बाद हम दोनों पद 4 और 1 दिया गया है, तो इनका वर्ग करके यानी गुणा करके और 2 का गुणा कर दें यानी दोगुना करते हैं, तो 41 में हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 2 गुणित 4 गुणित 1, यह हम 4 और 1 का गुणा करके इसका दोगुना करते हैं। ठीक है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये संख्या हमारे मध्य की क्या प्राप्त हो जाएगी, 8 प्राप्त हो जाएगी। और लास्ट में हमें दिया गया है समूह नंबर 1, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, हमने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर देखें सभी के लिख दिए गए हैं। पहले हमारी पहली संख्या पहला समूह होता है 4, 4 का वर्ग, फिर आता है 4 और 1 आता है, तो दोनों को गुणनफल करके दोगुना करना, तो ये दोनों को गुणनफल करके यहाँ दोगुना लिख दिया और यहाँ पर 1 का वर्ग लिखा। ठीक है, अब यहाँ देखें 4 का वर्ग कितना हो जाता है, यहाँ पर हम लिख देंगे 4 चौके 16 आ जाएंगे। और यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही मिलता है, तो अब देखिए सबको मिला दीजिए, 16 8 1, यहाँ पे लिख दिया 16 8 1, ये हमारा उत्तर होगा। ये है द्वंद्व योग विधि, बिल्कुल सरल है। चलिए प्रश्न 10वां देखिए, प्रश्न 10वां में दिया
यहाँ पे देखें 289 का वर्गमूल विलोकनम विधि से ज्ञात कीजिए। यह क्रिया विधि भी यहाँ पर लिखना, तो हमने क्रिया विधि भी इसकी लिख दी है। क्रिया विधि पूछी गई है इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। क्रिया विधि नहीं पूछी जाए तो आप सीधे उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें 289 किस प्रकार से हमारी संख्या, हम किस प्रकार से इनके समूह बनाते हैं। यहाँ पे देखें 289 में हम दाएं तरफ से जोड़े बनाएंगे, समूह बनाएंगे। तो यहाँ देखें 89 आया और दूसरी संख्या हमें मिलती है, अकेली बच जाती है, तो इसके साथ शून्य मिला दिया, ठीक है ना, 02 हो जाएगा। ठीक, संख्या 289 ही है। तो इसमें दो समूह बन रहे हैं, दो जोड़े बन रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों समूहों में हम यदि यहाँ पे देखते हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए, एक मिनट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संख्या थोड़ी सी, तो इन दोनों समूहों से हमें इकाई और दहाई निश्चित करनी है। तो ये 89 में देखें, 89 में जो 9 दिया गया है किसके वर्ग की इकाई है, तो ये जो है 9 किस में आते हैं, या तो 3 के वर्ग में आते हैं 9, या 7 के वर्ग में आते हैं। तो 3 या 7 इसकी इकाई हो जाएगी, या तो 3 होगी या 7 हो जाएगी। अब 10 जो हमारी दहाई तय करना है, ये हमारी दूसरी जोड़ी जो दी गई है 0 और 2 इससे। तो यहाँ हम किस संख्या का वर्ग करें कि 2 आ जाए, तो 1 का वर्ग होता है, तो यहाँ दहाई निश्चित हो जाती है 1। तो हमारी संख्या बन जाएगी या तो 13 बनेगी या 17 बनेगी। ये दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या हमारी इस संख्या का वर्गमूल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जगह ना होने के कारण ये सारी चीज़ें हमने यहाँ नहीं लिखी हैं, क्योंकि इसमें जगह नहीं है, बहुत कम जगह दी गई है। क्योंकि अब यहाँ देखिए, तो हमने यहाँ सीधा लिख दिया कि 13 और 17 ऐसी संख्या हैं जिनकी वर्ग की जो इकाई है, इस प्रकार से हमने संख्या मान ली कि 13 और 17 आ गई। अब 13 और 17 ये देखा जा रहा है कि किन संख्याओं के बीच में हमारा जो संख्या आ रही है 13-17 के बीच की, ये 5 वाली हमारी इकाई होना चाहिए, तो वो संख्या 15। 13 और 17 के बीच में 15 एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 5 होता है, वो हमें देखना है, जिसकी इकाई 5 हो, ठीक है, इनके बीच की एक संख्या, तो वो हमारी आती है 15। 13 और 17 के बीच, ठीक है। 15 का अब हम क्या करेंगे, एकाधिकरण पूर्वम विधि से इसका वर्ग करेंगे। तो एकाधिकरण पूर्वम विधि, एक का अधिक करेंगे 2, 2 एकम 2 आ जाएंगे, 5 पंचे 25 आ जाएंगे, ये आ जाएगा 225, ठीक। यह हम विलोकन इससे एकाधिकरण पूर्वम विधि से निकाल करके देखते हैं कि 225 289 से कम हैं, तो जो अधिक इसकी संख्या होगी यानी 17 होगी, यह इस 289 का वर्गमूल होगी। तो यहाँ हम लिख देंगे 15 का वर्ग एकाधिकरण पूर्वम विधि से, 15 का वर्ग 225, ये लिख दिया, क्योंकि 225 289 से 289 बड़ी है संख्या, ठीक है ना, ये लिखेंगे, या 225 कम है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 289 संख्या बड़ी है 225 से, अतः 15 से बड़ी संख्या क्या है, 17, यह हमारा उत्तर होगा। तो 289 का जो वर्गमूल करेंगे बराबर में लिख देंगे 17। इस प्रकार से हमें विधि लिखना, ये क्रिया विधि है और ये सीधे 17 इस प्रकार से लिख सकते हैं विलोकनम करके, ठीक। अगला प्रश्न 11वां दिया गया है, इसको देखिए। यहाँ देखिए 11वां प्रश्न, 23 का घन इस सूत्र के माध्यम से निकालना है। तो ये भी हमने सबसे पहले इसको समझा है और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ भी समझा है। तो इसको यदि आपने नहीं समझा, नहीं देखा है, तो आप वीडियो को पीछे खिसकाइए और प्ले करके इससे सवाल को हमने समझाया है। यहाँ छोटी संख्या दी गई 23 का घन निकालिए, किस प्रकार से निकालते हैं। तो हम यहाँ 23 में 2 और 3 दिया गया है, तो हम 2 को ए मान लेते हैं और 3 को बी मान लेते हैं। यहाँ लिख दिया a बराबर 2 b बराबर 3 है, ठीक है। तो इस सूत्र को हम इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ देखें, इन मानों को हम इस प्रकार से लिखेंगे a और b पर 3 की घात a, यहाँ पे 3 ए बी वर्ग 3 ए वर्ग भी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए ए बी वर्ग ये बाद में ए वर्ग बी है, ये बी वर्ग नहीं है, दोनों जगह ये है सूत्र। यहाँ पे बी का घन ये आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ये दिया भी गया है, इसी को देख करके लिखना, कुछ नहीं। इसके हमने इस प्रकार से पदों को बांट बस दिया है, ये बांट करके आपको यहाँ लिख देना है। चलिए आगे देखिए, इसमें हम अब इसमें बी का घन निकालेंगे, तो बी का घन कितना हो जाएगा 27। इसी प्रकार से हमें ए का घन भी निकाल लेना है, ए का घन होगा 8। अब मध्य में देखें ए वर्ग बी वर्ग में 3 का गुणा है, ठीक है, ए वर्ग बी में 3 का गुणा, तो ए बी वर्ग में 3 का गुणा करते हुए यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पर इसका 3 गुना लिख देंगे और यहाँ 3 का वर्ग यानी बी का वर्ग लिख देंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और यहाँ आ जाएंगे 3 तिरका 9, 9 6 54, यहाँ पे 54 आएगी संख्या इसके मध्य में। यहाँ कितनी आना चाहिए थी, 54 संख्या आना है। अब दूसरा अगला देखें, ए वर्ग बी में 3, ए वर्ग बी में, तो ए का वर्ग यानी 2 का वर्ग, बी यानी यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आएंगे 4, 2 दूनी 4, 4 थी 12, 12 थी 36, यहाँ पे 36 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार संख्या लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे संख्याओं को लिखा क्रम से जमा करके ये लिख लिया है। 3 का वर्ग कितना आएगा, घन कितना आएगा, 3 तिरका 9 27, 27 के साथ हासिल आएंगी 2, 2 आगे वाली संख्या को देना, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18,
18 तीस 54, 54 में 2 जोड़िए 56 आएंगे, 56 की 6 यहाँ पे लिखी जाएंगी, हासिल आएंगी 5, आगे देना है। ठीक है, आगे अब इनको करिएगा। 2 दूनी 4, 4 तीस 12, 12 तीस 36, 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41 होंगी, हासिल आएंगी 4, जो कि आगे दिखा दी गई, देखिए 4 हैं। अब यहाँ यहाँ पे 2 का 3 बार गुणा करें तो 8 आएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में हासिल की 4 जोड़ेंगे 12 आ जाएंगी। ये हमारा उत्तर होगा 12, 1, 6, 7, यहाँ पे लिख दिया। ये है हमारा उत्तर 12,167, ये हमारा इसमें उत्तर आ जाएगा। ये इस सूत्र की विधि से हमें इसी के माध्यम से हल करना है। चलिए अगला प्रश्न 12वां देखिए। यहाँ देखिए 12वें प्रश्न में है 885 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या दी गई है, द्वंद्व योग विधि लगाना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके 885 45 जो दिए गए हैं इसका वर्ग है, इसके समूह बनाते हैं। ये इनके समूह क्या बनेंगे, 8 बनेगा, फिर 84 बन जाएगा, 84 फिर 3 अंक की संख्या लेंगे, फिर 45 2 अंक की संख्या आएगी और अकेली 5। ये इस प्रकार से समूह बने। जो हमारे ये समूह बन जाते हैं, इन समूहों को यहाँ पे हम घन के रूप में वर्ग के रूप में, इस प्रकार से घन गलत लग गया है, वर्ग है ना, 8 का वर्ग। सबसे पहले हम 8 का वर्ग लिखेंगे, फिर इसके दोगुना करते हुए 8 और 4 का गुणा करेंगे। फिर यहाँ पर देखें बाहर की संख्या लेते हैं 8 और 5 का गुणा और इसका दुगना, यानी 2 गुणित 8 और 5, और मध्य में जो संख्या बचती है 4, इसका वर्ग करके जोड़ देते हैं। ठीक है, लास्ट में देखें तो 45 दिया गया है, 4 5 का गुणा करके इसका दुगना लिखेंगे, 2 गुणित 4 और 5। ठीक, इसके बाद 5 आखिरी संख्या है, इसका वर्ग लिख देते हैं। ठीक है, अब इनका वर्ग करते हुए और हासिल आगे जोड़ते हुए आगे देखिए, आगे दिखाया गया है अगले पृष्ठ पर। यहाँ समझिए, ये दिया गया ज्यों कहते हैं बिल्कुल हमने यहाँ पे उतार दिया है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25, 25 की 5 हासिल आएंगी, 2 इसमें जोड़ना है। 5 के 20 दूनी 40 और 2 कितना होगा 42, 42 की 2 लिख दी, यहाँ पे हासिल आगे इसमें जोड़ने के लिए लिख दी है। 4 चौके यहाँ पे 16 जोड़ना है। ठीक है ना, अब इसका 8 पंचे 40, 40 दूनी 80, 80 में 16 जोड़िए 96 हो जाएंगे। ठीक है ना, 96 में 4 जोड़ेंगे 100 हो जाएंगे, 100 का 0 हासिल आएंगी 10। ये देखिए 10 हासिल यहाँ पे लिख दी गई हैं, ये लिखी हैं। और यहाँ इनका गुणा कीजिए, 8 चौके 32, 32 है 8 दूनी 16, 16 चौके 64, 64 में 10 जोड़ेंगे 74, 74 की 4 हासिल आएंगी 7, ये 7 लिख दी गई यहाँ पे। 8 अट्ठे 64, 64 में 7 जोड़ेंगे 71, ये हमारा उत्तर होगा। सभी को मिला दीजिए, 71 4 0 2 5 को ये मिला दिया, ये हमारा क्या हो गया, ये उत्तर है। ये होती है यहाँ पे द्वंद्व योग विधि। अब प्रश्न 13 समझिए, विलोकनम विधि से ये 2197 का घनमूल ज्ञात करना है, क्रिया विधि लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्रिया विधि भी लिखी है, और जब हमें घनमूल निकालना होता है 3 3 के समूह बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 समूह या 2 पद बने, 197 और 2, 2 के आगे चाहो तो 200 भी रख सकते हो, लेकिन रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं। चलिए 197, तो इसकी हम इकाई देखेंगे 7 है। ये किसके घनमूल की इकाई है, 7। यहाँ लिखेंगे दाएं समूह में घन संख्या की इकाई 7 है, ये लिख दिया। घन की वर्गमूल की इकाई क्या होनी चाहिए, 3। ये किसके घन में आते हैं, तो देखिए 3 तिरका 9 त्रिक 27, किसके में आते हैं, 3 में, तो 3 हो गई। यहाँ पे इकाई क्लियर हो जाती कि 3 है। ठीक है, तो यहाँ हम इकाई क्लियर कर दिया। बाएं पक्ष में आइए, यहाँ पे दूसरा दिया गया 2, तो 2 जो है बाएं में 2 दिया है, इसके निकटतम घनमूल की इकाई क्या होती है, 1। 1 का घन करेंगे तो 1 ही आ गया, यदि 2 का घन करते हैं तो 8 आ जाएगा, है ना। तो क्या होगी, 1 होगी, घनमूल की इकाई 1 होगी, अतः 1 और 3 ये हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ हम 1 और 3 को मिलाते हुए लिख देंगे बराबर में 13, उत्तर हमारा 13। ये होती है विलोकनम विधि से वर्गमूल निकालना या घनमूल निकालना। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न। यहाँ देखिए प्रश्न 14, यहाँ पे दिया गया है कि ये व्यंजक दिया है इसका और ये दूसरा व्यंजक दिया है, इनका गुणा करना है ऊर्ध्व तिर्यक विधि के द्वारा। ऊर्ध्व तिर्यक विधि अभी एक प्रश्न में समझ चुके हैं और पहले भी हमने समझाई है इसकी शुरुआत में। तो यहाँ देखें ऊर्ध्व तिर्यक विधि का गुणा करना है हमें इसके, तो हमें ऐसा इस प्रकार से दोनों को एक दूसरे के नीचे गुणा के रूप में यहाँ लिख लेते, गुणा करके यहाँ गुणा का निशान बना दीजिए, और सीधे सीधे हमें करना है। पहले यहाँ से हम दाएं तरफ से चलते हैं, 3 और 1 का गुणा यहाँ पे लिख दिया, पहले हम 3 1 का गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 3, यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है, अब चलिए तिर्यक गुणा, तो इस 3x का 3 में और 5x का 1 में गुणा करते हुए इनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखें 5x है 5 और यहाँ पे 3x गुणित 3 ये लिखा है, उत्तर आ जाएगा कितना, 14। 5 एकम 5 और 3 तिरका 9, 9 और 5 14x, यहाँ पे 14x लिख दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
आगे चलें तो यहाँ पे तीनों का गुणा करना होता है, तो यहाँ हम 3x वर्ग का 1 में और x वर्ग का 3 में गुणा करेंगे और जोड़ क्या देंगे 5 और 3 का सीधा गुणा करके ये निशान बना दिए गए हैं कि पहले आप 3x वर्ग का गुणा 1 में करें और धन में x वर्ग 3 का गुणा करें और धन में ये जो सीधा करना 5x गुणित 3 ये यहाँ पे लिख दिए गए, सबको गुणा करके जोड़ दीजिए। तो हमने इनको सभी को गुणा करके जोड़ा तो आया 21x वर्ग, ठीक है ना। यहाँ पे इनका गुणा कर लीजिए, 3x वर्ग धन है 3x वर्ग और 5 3 15x वर्ग, 15 3 18 और 3 21, 21x वर्ग यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हमारा अगला है, तो यहाँ पे हम जब जैसे जाते तो घटते क्रम में जाएंगे तो पहले इन दोनों का गुणा होगा, तो इन दोनों का गुणा के रूप में ऐसा कि ये त्रियक गुणा होना है, तो 3 तिरका 9x और यहाँ पे आ जाएगा 5x का घन, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया गया है, ये हमने यहाँ पे गुणा किया है, 3x का घन आ जाएगा, सॉरी वर्ग लिख दिया है, 3x में गुणा तो 3 तिरका 9x घन आना चाहिए और यहाँ पर देखें तो ये 5 का गुणा करेंगे तो 5x घन आएगा, दोनों घन घन में आएंगे तो कितना 9 और 5 14x घन, ये लिख दिए 14x का घन, ये लिखा गया है 14x का घन। चलिए आगे चलिए, सीधा गुणा करना है तो इन दोनों का होगा 3x वर्ग और x वर्ग का गुणा, तो 3x वर्ग और x वर्ग का गुणा लिखा है, किया नहीं गया, जगह नहीं थी, तो यहाँ देखिए 3x पर 4 की घात आ जाएगी, ये 3x पर 4 की घात यहाँ पे लिख दी गई है, बस ये हमारा उत्तर है, ये कहलाती है ऊर्ध्व तिर्यक विधि, ठीक। अगला 15वां प्रश्न देखिए, समझिए इसको। प्रश्न 15वां देखिए, 996 का घन निखिलम सूत्र से ज्ञात कीजिए। निखिलम सूत्र बताया था हमने कि निखिलम सूत्र कहलाता है यावत ऊनी तावत ऊनी योजबरजेत लिखा हुआ था, उसमें हमने इसको देखा था कि ये निखिलम सूत्र है, तो यहाँ सूत्र देखिए इस प्रकार से हम उसका लिखेंगे, वहाँ वर्ग का लिखा, यहाँ घन का लिखेंगे। संख्या का घन बराबर संख्या धन 2 गुणित विचलन, इसमें 2 आ गया आगे, ठीक है ना, 2 गुणित विचलन, ये हमारा पहला पद हो जाएगा। दूसरे पद में लिखेंगे 3 गुणित विचलन का वर्ग और तीसरा पद विचलन का घन, ये सूत्र हो जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। 996 का आधार 1000 होगा, 996 1000 के नज़दीक है, निकट है, इसलिए 1000 होगा। चलिए 1000 जो दिया गया है हमारा आधार, आधार से 996 कितना कम है 4, तो विचलन ऋण 4 होगा, ठीक है, ये विचलन आ गया। अब दाएं से मध्य भाग में देखें तो 3 ऋण 3 अंक होंगे, क्योंकि आधार में 3 शून्य हैं, ये हमें निश्चित कर लेना कि आधार में जितने शून्य होते हैं दाएं से मध्य भाग में 3 अंक होंगे, बाएं भाग जो हमारा दिया रहेगा उसमें भी हमारे इस प्रकार से 3 अंक ही बना करके लिखना होंगे। चलिए अब आगे संख्या में हम मान रखते हैं, संख्या 996, 2 गुणित विचलन 2 गुणित ऋण 4, विचलन ऋण 4 पहले लिख दिया। यहाँ देखें 3 गुणित विचलन का वर्ग, 3 गुणित विचलन ऋण 4 है, 4 का वर्ग लगा दिया, यहाँ विचलन ऋण 4 है, इसका घन लगा दिया, संख्या ज्यों की त्यों रख दी गई है। अब यहाँ देखें 996 में 4 दूनी 8, 8 घटाना है 996 में से, ठीक है, ये हमारा पहला ही पद हो जाएगा। इसके बाद 4 चौके 16, 16 थी 48, हमने यहाँ पे लिखा है कि आधार में 3 शून्य है, इसलिए मध्य की संख्या 3 अंकों की होगी, 48 2 अंकों की संख्या आई थी, इसलिए यहाँ पे शून्य बढ़ा करके लिख देना है। चलिए आगे चलें तो 4 चौके 16 चौके 64, यहाँ पर भी हमें 3 अंक लिखना है, तो 64 ऋण के आएंगे, इसलिए इनके ऊपर बार लगा देना इस प्रकार से, ठीक है, 3 अंक लिखेंगे 0 6 4, इस प्रकार से संख्या लिखी जाएगी यहाँ पर, और इन सबको मिला करके लिख दीजिए, तो 996 में से 8 घटाएंगे 988 बचेंगे, ठीक। यहाँ 048, ये 048, 064, 064 ये लिख दिए। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे 64 पे बार लगा है, तो यहाँ 64 की जगह पे शून्य लिखते हुए, क्योंकि ये पूरी संख्या लिखी जाएगी, उसमें से 64 घटाना है, ये देखिए 2 शून्य लिख दिए 64 की जगह पर, और ये पूरी संख्या लिख करके 64 घटाएंगे तो उत्तर हमें ये मिलेगा। इस प्रकार से हमें निखिलम सूत्र का उपयोग करते हुए उत्तर निकालना है तो बिल्कुल सरल छोटे ही प्रश्न हैं, लेकिन थोड़े से आपको समझना है। आपने इन प्रश्नों को सभी को 1 से लगा करके 15 तक के प्रश्न यदि आपने वीडियो प्ले करके समझे हैं तो आपको पूरे प्रश्न, मैं आशा करता हूं कि पूरे प्रश्न आपको समझ में आए गए होंगे, ठीक है ना। तो समझने के लिए सभी प्रश्नों में बहुत टाइम लगा है, समझा है आपने, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार से यदि आप गणित को समझेंगे तो पूरी गणित आपको इस चैनल के माध्यम से समझ में आ ही जाएगी। तो सभी वीडियो 1 से लेकर के जो अध्याय 13 और विशिष्ट दिया गया है, इसको आपको अच्छे से समझना है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, आगे जो और भी विषय दिए गए उनके माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।